नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को। लास्ट वीडियो में हम लोग एफआरएस को डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में हम लोग टीआरएस पार्ट को कवर करेंगे। टीआरएस जिसका मतलब होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं, टेक्निकल डिटेल्स को कवर करते हैं। एफआरएस डॉक्यूमेंट में जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको रखा जाता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में, टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हम लोग टेक्निकल चीज़ को रखेंगे। ठीक है, मैं ट्राई किया हूँ एक कंप्लीट टीआरएस डॉक्यूमेंट बनाने का। इसमें कई सारे ऐसे चीज़ भी हैं जो हो सकता है कि हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन फॉर दिस सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पे रख लिया है सो दैट कि आप लोग एटलीस्ट समझ में आ जाए कि एक टीआरएस डॉक्यूमेंट में क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात किया गया है कि ये जो एप्लीकेशन बनेगा ना, ये एप्लीकेशन 3 टियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। ठीक है, 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ठीक से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। शॉर्ट में बस ये समझ लेते हैं कि हमारा एक जो बड़ा सा एप्लीकेशन है ना, इसको ओवरऑल 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा कहलाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट पार्ट मेरा होगा बिजनेस लेयर और लास्ट पार्ट को बोलते हैं डेटा लेयर। सो बड़ा सा एप्लीकेशन 3 अलग अलग मॉड्यूल में ब्रेक हो गया, 3 अलग अलग लेयर में ब्रेक हो गया। ये लेयरिंग करने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे, है ना। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि 3 टियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड हमारा ये ओवरऑल एप्लीकेशन होने वाला है। इनफैक्ट ये जो बिजनेस लॉजिक लेयर है ना, इसको हो सकता है कि हम लोग और भी कई सारे लेयर में ब्रेक करेंगे और वो लेयरिंग करने का प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा, है ना, क्या उससे फ़ायदे होंगे, ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो प्रेजेंटेशन लेयर पे, जिसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं, इस वाले लेयर पे क्या टेक्नोलॉजीज हमारे पास होने वाले हैं, क्या फ्रेमवर्क होने वाला है, वो लिस्ट आउट किया गया है। तो ये एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। इस वेब एप्लीकेशन में जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जो फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, वो या तो एंगुलर होगा या रिएक्ट होगा। ठीक है, हालांकि इस लिस्ट में और भी कई सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं जैसे कि ASP.NET, है ना, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ASP.NET हो गया, PHP हो गया, जावा के भी कई सारे फ्रेमवर्क होते हैं। लिस्ट लंबा चौड़ा है ये, लेकिन हमने यहाँ पे एंगुलर और रिएक्ट को ही रखा है। देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। और इन सारे टेक्नोलॉजीज में एंगुलर, रिएक्ट, ASP.NET, PHP और जावा में क्या डिफरेंसेस हैं, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना। UI के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI, या हम लोग खुद से अपना पूरा का पूरा CSS लिखेंगे। सो हम लोग स्टिक रहेंगे बूटस्ट्रैप के साथ में। ठीक है, तो एंगुलर यूज करें या रिएक्ट यूज करें या हम लोग .NET यूज कर लें, बूटस्ट्रैप हम लोग यूज करेंगे एज ए UI लाइब्रेरी। स्टेट मैनेजमेंट के लिए एंगुलर और रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट को अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ASP.NET वगैरह हम लोग यदि यूज करते हैं तो अलग से स्टेट मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि ASP.NET में इनबिल्ट चीज़ें हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। और ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग JWT यूज करेंगे, दिस इज जेसन वेब टोकन्स, या WAS 2.0 टेक होता है, हम लोग JWT यूज करेंगे ऑथेंटिकेशंस को हैंडल करने के लिए। फ्रंट एंड के लिए जब मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, 2 ऑप्शंस हैं। प्रोबेबली हम लोग रिएक्ट नेटिव पे जाएंगे। पुश नोटिफिकेशंस के लिए हम लोग गूगल का फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी है, इस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे। आप लोग भी देखते होंगे मोबाइल एप्लीकेशंस में कई बार रियल टाइम में नोटिफिकेशंस हमें रिसीव होता है ना। तो HRMS एप्लीकेशन में भी लेट से किसी का लीव अप्रूव हो गया या लीव रिजेक्टेड हो गया, या कंपनी को अनाउंसमेंट करना है और वो चाहते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के फ़ोन में वो अनाउंसमेंट इमीडिएट एज ए पुश नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो ये सारे सर्विसेज डेवलप करने के लिए विल टेक हेल्प फ्रॉम दिस फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी। बैकएंड पार्ट पे
जो कि ये 3 टियर आर्किटेक्चर का एक नेक्स्ट लेयर है, बिजनेस लॉजिक लेयर। यहाँ पे हम लोग डॉट नेट कोर यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा रेस्टफुल एपीआईज डेवलप करने के लिए। अगेन ये एपीआई डेवलपमेंट डॉट नेट के अलावा भी कई सारे टेक्नोलॉजी है जहाँ पे किया जा सकता है, जैसे नोड हो गया, है ना, जावा में भी लोग करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे स्टिक रहेंगे डॉट नेट कोर के साथ, ठीक है। और कई सारे मिडिलवेयर हम लोग यूज करने वाले हैं लॉगिंग के लिए। सीरियल लॉग या लॉग फॉर नेट काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है डॉट नेट में। हम लोग सीरियल लॉग यूज कर लेंगे, ज़्यादा लेटेस्ट है। लॉग फॉर नेट भी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया है। सो लेट्स स्टिक विद सीरियल लॉग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें करना है, एपीआई रेट लिमिटिंग हम लोग लगाएंगे ताकि मिसयूज़ नहीं हो सके। आप देखते होगे, आप जब एप्लीकेशन बनाओगे आपको यदि पता है कि कोई पर्टिकुलर एपीआई एक सर्टेन टाइम में कितना बार कॉल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा यदि एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ अब्यूज़ है, गलत तरीके से यूज करने की कोशिश किया जा रहा है। सो ये सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो हम लोग रेट लिमिटिंग लगाएंगे यहाँ पे, है ना। और बैक एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेशन के लिए ऑफकोर्स आपके एपीआई को कॉर्ड्स इनेबल करना पड़ेगा। हम लोग जब इस टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ेंगे ना तो इन सब चीज़ को काफ़ी डिटेल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने का एक पर्पस ये है कि आपको समझ में आ जाए कि एक स्टैंडर्ड टीआरएस डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन होता है, ठीक है। डेटाबेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज करेंगे या माई सीक्वल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस फिक्स दिस, है ना, हम लोग माई सीक्वल भी यूज करेंगे। वैसे जब डेटाबेस को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा बताने का भी कोशिश करूँगा कि सीक्वल सर्वर माई सीक्वल में क्या डिफरेंसेस है, बट विल स्टिक विद माई सीक्वल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शनल डेटा, है ना। ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग माई सीक्वल यूज करेंगे। और आप देखते हो कि यहाँ मैंने मोंगो डीबी भी लिख के रखा है। सो कोई भी हमारे पास ज़्यादा यदि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट यदि आ रहा है, खास करके लॉगिंग वगैरह के लिए, हमने यहाँ पे लॉगिंग जाना ना, सीरियल लॉग से लॉग करेंगे हम लोग, तो लॉग्स वगैरह को रीड राइट करने के लिए स्पेसिफिक हम लोग मोंगो डीबी यूज कर सकते हैं। मोंगो डीबी का ना थोड़ा रीड राइट काफ़ी फास्ट होता है, फास्टर रीड राइट कंपेयर टू अदर डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो चूँकि लॉग्स वगैरह काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड ही आते हैं तो हम लोग मोंगो डीबी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे क्या लॉग करने वाले हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एचआरएमएस एप्लीकेशन में या इस प्रकार के कोई भी इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन को लॉग करना होता है, ठीक है। जैसे क्या क्या लॉग कर सकते हैं, यूजर एक्टिविटीज़, यूजर एक्टिविटीज़ को हम लोग चाहेंगे कि लॉग करें। जैसे कोई यूजर कब लॉगिन किया आपके सिस्टम में, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या क्या रिपोर्ट्स एक्सेस किया है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किया है। सो यूजर का जितना भी एक्टिविटीज़ है ना, ये प्रॉपर फुटप्रिंट लॉग होना चाहिए कहीं कहीं आपके सिस्टम में। ऑडिट पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल हो के कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि आपने रिपोर्ट को एक्सेस नहीं किया है या आपने ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि आपके एक एक एक्टिविटीज़ को हम लोग कहीं न कहीं पे लॉग कर रहे हैं। यह मान लेते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कोई वार्निंग मैसेज आता है, ठीक है, या कोई एरर आता है, तो ये वार्निंग मैसेज, एरर मैसेजेस अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिटेल्स ये कहीं कहीं लॉग होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में डेवलपमेंट टीम, डेवलपर इस एरर लॉग को ठीक से रिव्यू करके जान सके कि सर्टेन कंडीशंस में, सर्टेन सिनेरियो में किस प्रकार के एक्सेप्शंस, किस प्रकार के एरर और वार्निंग आपका एप्लीकेशन थ्रो कर रहा है। ये आपको हेल्प करेगा आपको सिस्टम को स्टेबल बनाने में, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को लॉग करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन ही है। सो वी कैन यूज मोंगो डीबी फॉर लॉगिंग दीज एक्टिविटीज, वार्निंग, एरर मैसेज एंड ऑल, और वी कैन यूज मोंगो डीबी। ऑलराइट, बैकअप रिकवरी डेटाबेस लेवल पे है तो हमें इंश्योर करना है कि डेटाबेस का फुल बैकअप हो रहा है, डिफरेंशियल बैकअप होना चाहिए, इंक्रीमेंटल बैकअप होना चाहिए। अब ये फुल, डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल, पॉइंट इन टाइम रिकवरी, ये सब क्या होता है ना,
ये धीरे धीरे आप लोग जान पाओगे। वैसे तो सर्वर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ों को इंश्योर करने का, बट एज फार एज दिस TRS डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, सो ये सब कुछ मेंटेन करना होता है। डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिख के रखना होता है कि सब कुछ हमें इंश्योर करना है। डेवलपमेंट टीम करे या सर्वर का टीम करे, ये बाद में डिसीजन लिया जाएगा इसका, है ना। और भी कई सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे इन्होंने मांगा है कि API का रिस्पॉन्स टाइम ये 500 ms से कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 10,000 कंकरेंट यूजर्स हमेशा हैंडल हो, ऐसा आपका पूरा सिस्टम सेटअप होना चाहिए। और मिलियंस ऑफ एंट्रीज हैंडल हो सके, ऐसा आपको डेटा सेट डेटाबेस बनाना है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करना चाहिए आपका एप्लीकेशन ना। स्केलिंग दो प्रकार का होता है, इफ़ यू नो दिस। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इन्होंने मांगा है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा आप लोग पढ़ना, सर्च करना इंटरनेट पे, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि लेट से आपके पास एक सर्वर जिसकी एक फिक्स कैपेसिटी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि आपके एप्लीकेशन में का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और सर्वर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप सेम सर्वर के कैपेसिटी को आप यदि बढ़ाते हो, लेट से उसमें और ज़्यादा रैम लगा लेते हो और स्टोरेज लगा लेते हो, है ना, CPU पावर को आप बढ़ा देते हो, तो ये वर्टिकल स्केलिंग कहलाया। लेकिन ये सर्वर को छोड़ दो, यदि मान लेते हैं कि सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है, आई मीन बढ़ रहा है, यदि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो सर्वर को छोड़ दो, बल्कि उसमें और भी नए नए सर्वर ऐड कर दो, ठीक है। और फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लाओ कि वो लोड बैलेंस हो सके। सो मे बी यदि ये सर्वर ओवर यूज हो रहा है तो इसके कुछ पार्ट को किसी दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर सकें या किसी तीसरे सर्वर पे शिफ्ट कर सकें, है ना, और ये एक प्रॉपर स्टैक में हो, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। सो मेरा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया, है ना। सो इनका क्या रिक्वायरमेंट आया है कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग चाहिए, और टेक्नोलॉजीज डॉकर कुबरनेटी ये सब यूज करते हैं जनरली इस प्रकार के स्केलिंग के लिए। डेटा इंक्रिप्शन में TLS का वर्जन मेंशन किया गया है 1.2 से ऊपर होना चाहिए, और जो भी सेंसिटिव डेटा है, जैसे कि सैलरी रिलेटेड यदि कोई डिटेल हो एम्प्लॉइज़ का, तो आपको डेटाबेस पे भी AES 256 का इंक्रिप्शन करना है। एडवांस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये। ऐसे क्या फ़ायदा होता है ना कि मान लेते हैं कि आपने डेटाबेस में कोई डेटा को स्टोर किया और वो डेटा बेसिक कोई लेट से चोरी कर लिया है, किसी के हाथ में चला गया, तो डेटाबेस टेबल लेवल पे जो डेटा डाला हुआ है ना, वो डेटा भी इनक्रिप्टेड होगा। सो इवन दो डेटाबेस किसी के हाथ में चला गया, फिर भी वो डाटा को पढ़ के जान नहीं पाएगा कि डेटा है क्या वो। सो डेटा एट रेस्ट शुड बी इनक्रिप्टेड। सारा डेटा नहीं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। ओके, सो इस प्रकार से देखो ये डेटा प्राइवेसी कंप्लायंसेस को भी मेंशन किया गया है। अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी 99.9% का अप टाइम मांगा है इन्होंने, जिसमें शेड्यूल मेंटेनेंस को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी के लिए प्रोविज़न होना चाहिए, टाइम पे पूरा डेटा का बैकअप होना, फिर हम लोग वहाँ से उसको रिकवर कर सके। यूज़र इंटरफेस रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपको ढंग के जो UI फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल UI है, बूटस्ट्रैप, इसको यूज करके बनाना है। एप्लीकेशन डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल किसी भी डिवाइसेस पे ओपन किया जा सके। एप्लीकेशन में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस, पेरोल एंड ऑल, इसको इजीली नेविगेट किया जा सके। यानी यूज़र एक्सपीरियंस आपको ठीक बना के देना है। पता चला आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया और लोगों को पता ही नहीं चला कि ऑप्शन है कहाँ। मुझे एम्प्लॉई के डेटा को मैनेज करना है तो पता ही नहीं चल पा रहा है कौन से ऑप्शन क्लिक करके कौन सा पेज कहाँ पे ओपन करूँ, है ना। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, है ना। लोग को पता चल जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये ऑप्शन, आई मीन प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता ना पड़े। कई बार होता है ना कि एप्लीकेशन आप ऐसा बनाओगे लोग को सिखाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ही सीख जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हो, यू हैव नॉट टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, और आपको पता है क्योंकि उन्होंने बनाया ही ऐसा है
कि आप उसको इजीली यूज कर पाते हो विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ऑल। नीचे में एपीआईज का क्या फॉर्मेट होने वाला है और कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे आप और मेथड्स का क्या काम होगा, डेटा मॉडलिंग किस प्रकार से होना है ना। एप्लीकेशन जब बन जाएगा तो कैसे आप उसको डिप्लॉय करोगे सर्वर पे, CI/CD पाइपलाइन यूज करना है, कंटेनराइजेशन यूज कर, हालांकि ये हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि पता चलेगा कि 2-3 साल तक इस एप्लीकेशन को ही बनाते रह रहे हैं हम लोग। सो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि TRS डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंटेन होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखा होता है। यदि आपको आइडिया लग गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, और 3 टियर आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे ये जो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखा गया है ना, रिएक्ट, एंगुलर, ASP.NET, Qt, जावा, ये सबों में क्या बेसिक डिफरेंस है, और उसके बाद डेटाबेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। API पार्ट को लास्ट में ले जाएंगे, सो थर्ड पार्ट में हम लोग डेटाबेस समझेंगे, और सेकेंड में हो जाएगा मेरा प्रेजेंटेशन लेयर का चीज़ों को समझना, और फर्स्ट में हम लोग ये सिस्टम वो जो 3 टियर आर्किटेक्चर है इसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।